आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी दर्शकों और किसान भाई बहनों का हम करते हैं स्वागत। आप सभी को हमारा नमस्कार। साथियों, हमेशा की भांति आज भी आपके लिए लेकर आए हैं रोचक और उपयोगी जानकारियाँ। आइए आज के कार्यक्रम में समृद्ध विषयों से आपका परिचय करा दें। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे हमेशा की तरह खबरें खेती की, और उसके बाद जानकारी रहेगी खासतौर पर जो हमारे सफल पशुपालक हैं उनका भी खेतीबाड़ी में और आपके विकास में बहुत भारी योगदान होता है। तो ऐसे ही सफल पशुपालक से आपको मिलवाएंगे, और उसके बाद जानकारी रहेगी मंडी भाव की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और देखते हैं देश और दुनिया में क्या कुछ किया जा रहा है खेतीबाड़ी के लिए, कृषि विज्ञान के लिए, आपके लिए, किसानों के विकास के लिए, गाँव के विकास के लिए। आइए देखें खबरें खेती की। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में कृषि पर जोर, विलुप्त होते वन भैंसे का क्लोन तैयार, वसंतकालीन गन्ने में सहफसली खेती से अधिक लाभ, आलू के कटुआ कीट की जैविक रोकथाम। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना रावत। अब खबरें विस्तार से। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 102वें सत्र में आधुनिक कृषि पर जोर दिया गया और इससे संबंधित नवीन तकनीकों को प्रदर्शित भी किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा अनेक अन्य कृषि अनुसंधान संस्थान इस विशाल सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 102वें सत्र का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि को अधिक जलवायु अनुकूल और लाभकारी बनाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त और कम लागत वाली तकनीकों के विकास पर जोर दिया। पानी की प्रत्येक बूंद से अधिक उपज देने वाली तकनीकें विकसित करने और समुद्री संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग पर भी उन्होंने बल दिया। इस अवसर पर प्राइड ऑफ इंडिया एक्सपो नाम से एक विशाल प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। प्रदर्शनी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा एक आकर्षक और जानकारीपूर्ण पैवेलियन लगाया गया है, जिसमें परिषद द्वारा विकसित नवीन तकनीकों और उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। पैवेलियन में कृषि अनुसंधान और शिक्षा से जुड़ी नई उपलब्धियों और नई योजनाओं को भी प्रदर्शित किया गया है, जिससे पता चलता है कि देश के 4 राज्यों हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कृषि तथा बागवानी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। भारत को दुनिया की पहली क्लोन भैंस तैयार करने का गौरव प्राप्त है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में विलुप्त होते जंगली भैंसे का क्लोन तैयार किया गया। संकटग्रस्त पशुओं का क्लोनिंग की तकनीक द्वारा संरक्षण एक नया और महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI में क्लोनिंग तकनीक द्वारा मादा जंगली भैंस की कटड़ी को तैयार किया गया है। दीपाशा नाम की इस कटड़ी का जन्म 12 दिसंबर को सामान्य प्रसव द्वारा हुआ और जन्म के समय इसका शरीर भार 32 किलोग्राम था। इस बीच इसका स्वास्थ्य सामान्य रहा और इस पर कुछ अन्य प्रयोग भी किए गए। दीपाशा का जन्म इसकी मां की कोशिकाओं से क्लोनिंग करके किया गया है, जिसका नाम आशा है। आशा छत्तीसगढ़ के उदानंती वन्य जीव अभयारण्य में अपनी प्रजाति की अकेली मादा के रूप में मौजूद है। किसान भाई वसंतकालीन गन्ने के साथ कुछ अन्य लाभकारी फसलों की खेती करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। गन्ना हमारे देश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। गन्ने की बुआई एक निश्चित दूरी पर बनी कतारों में की जाती है और बीच की जगह अक्सर खाली छोड़ दी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस खाली जगह पर कुछ अन्य फसलों की बुआई करके किसान अपने लाभ को कई गुना अधिक बढ़ा सकते हैं। वसंतकालीन गन्ने के साथ मूंग और उड़द की अंतः फसली खेती करके उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में दलहनों का क्षेत्रफल लगभग 10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार शरदकालीन गन्ने में तोरैया, सरसों, मसूर, आलू, मक्का, राजमा तथा कुछ सब्जियों की खेती भी की जा सकती है। आलू में लगने वाला कटुआ कीट आलू की फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। रासायनिक कीटनाशकों द्वारा इनके नियंत्रण से मिट्टी व पानी पर दुष्प्रभाव पड़ता है तथा मानव स्वास्थ्य प्रभावित होने की संभावना भी रहती है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कटुआ कीट के जैविक रोकथाम के उपाय सुझाए हैं।
आलू हमारे देश की एक प्रमुख सब्जी वाली फसल है, परंतु आलू में लगने वाला कटुआ कीट इसकी फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है, जिससे किसानों का मुनाफा भी कम हो जाता है। इस कीट का लार्वा न केवल आलू के छोटे पौधों को खाकर खत्म करता है, बल्कि आलू के कंदों को खाकर उनमें सुराख कर देता है, जिससे उपज का भाव गिर जाता है। कटुआ कीट के संक्रमण से आलू की फसल को लगभग 15 से 40% तक नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कटुआ कीट के जैविक प्रबंध के उपाय सुझाए हैं। आलू की बुआई से पहले खेतों की गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे मिट्टी से ऊपर आए हुए कीड़ों को पक्षी खा लेते हैं। खेतों के आसपास प्रकाश ट्रैप या जाली वाला ट्रैप लगाने से कटुआ कीट के वयस्कों की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों, आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसीलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में ठंड का प्रकोप जारी रहेगा तथा कुछ भागों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। सिक्किम, आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में बादल छाए रहेंगे और कुछ भागों में हल्की बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड के ज्यादातर भागों में कोहरा छाए रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ व ओडिशा में बादल छाए रहेंगे और कुछ भागों में हल्की बारिश के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में बादलों के साथ कोहरा छाया रहने का अनुमान है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, दूध एक संपूर्ण आहार है। मतलब दूध में आहार के सभी तत्व मौजूद होते हैं और कहा जाता है कि हमारे बच्चों के विकास के लिए और हमारे स्वास्थ्य के विकास के लिए दूध का सेवन बहुत ही अच्छा है और स्वास्थ्यवर्धक है। लेकिन हर इंसान को दूध मिल पाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत पूरी दुनिया में दूध के उत्पादन में नंबर 1 है, लेकिन फिर भी अभी दूध की खपत को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। इसमें ख़ास तौर पर ज़रूरत होती है अच्छे पशुपालन की और अच्छे पशुपालकों की, जो वैज्ञानिक तरकीब से, वैज्ञानिक ढंग से न केवल खेतीबाड़ी के साथ साथ बल्कि पशुओं का भी सफल पालन कर सकें और दूध दही की अच्छी उत्पाद दे सकें। केवल दूध ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि दूध के उत्पाद भी महत्वपूर्ण होते हैं। दही है, दही से बने और उत्पाद हैं, दूध से बने और उत्पाद हैं, ये सभी बढ़ें और हमारे किसान भाइयों को अतिरिक्त आमदनी हो। इसके लिए ज़रूरत है अच्छे दुधारी पशुओं की देखभाल की और उनके पालन की। ऐसे ही सफल किसान से आइए आपको मिलवाते हैं और उनसे बात कर रहे हैं हमारे साथी कुलबीर सिंह जी। आइए देखें। वैसे तो हम हर बुधवार आपको पशु के बारे में जानकारी देते रहते हैं, लेकिन हमारा जो पशुपालक है, जो पशु को देखता है, रखता है, वो इस हमारे प्रोग्राम से क्या सीखता है। क्योंकि अगर
एक किसान, एक पशुपालक अपना पशु पालता है और वो दूसरे पशुपालक से मिलता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ सीखता है। अब भाई तैने क्या किया, मैंने क्या किया, और इससे जो है उसका व्यवसाय बढ़ता है। ऐसे ही एक हमारे किसान भाई हैं, पशुपालक हैं, उनसे अब हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं और हमारे साथ हैं जगदीश सिंह संधू। संधू जी, आप ये बताइए कि आपको ये पशु पालने का शौक़ कैसे लगा, क्योंकि आपने तो सर्विस की है पूरे समय और आप कुछ एक दिन से रिटायर हुए हैं, और जब आपने रिटायर होने के बाद गाय पालनी शुरू की तो ये कैसे आपको शौक़ लगा? ऐसा है साहब, हम जो है ना किसान परिवार से हैं और शुरू से ही जो खेती बाड़ी का काम हमारे बुजुर्ग करते थे और पशु भी पालते थे, तो पशु पालने का तो शौक़ मेरे शुरू से ही होता है। लेकिन जो ये लार्ज स्केल पर करने का मुझे जो है ना एक किसी लिटिगेशन में मैं उलझ गया था, और जिसमें के दौरान मेरी आर्थिक हालात भी थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, तो मेरी जो है ना घर को चलाने के लिए हमने एक जो है ना HF1 गाय गांव से ही खरीदी और उसका दूध बेच के उसके बाद हमने और HF गायें खरीदी और अपना काम जो है ना, जो हमें आर्थिक तंगी महसूस हो रही थी उससे हमें बहुत राहत मिली और हम अपना घर का खर्च ठीक से चला पाए। मेरे फार्म पर आज जो है ना लगभग तकरीबन 125 के करीब मेरी हार्ड स्ट्रेंथ है और इसमें सारी गायें तकरीबन HF क्रॉस है। संधू साहब, जैसे आपने गाय का दूध जो है सस्ता पड़े, उसके लिए क्या चक्र चलाते हैं कि भाई दाना कैसा हो, हरा चारा कैसा हो, सूखा चूड़ा कैसा हो, इस हिसाब से जो कि सस्ता पड़े और आपको प्रॉफिट हो? दूध उत्पादन करने के लिए उसका सस्ता पैदा करना ही बहुत बड़ी बात है। अगर हम महंगा दूध पैदा करेंगे तो हम बचा नहीं पाएंगे। दूध सस्ता पैदा करने के लिए जैसे हम फार्म चलाते हैं, फार्म में एक कंसंट्रेट जो दाना, वो मेन खर्चा है। अगर हम दाना अपने आप बनाएं, अच्छा बनाएं, एक तो कम दाने में हमारा पशु अच्छा दूध देगा और हम घर पे दाना बनाएंगे तो 1-2 रुपये किलो का वैसे उसका सस्ता पड़ेगा। दूसरा, हमें जो है ना इसके लिए सारा साल हमें फसल चक्र ऐसा बनाना चाहिए कि हमें हरा चारा मिले और हरा चारा भी वो हम पैदा करें जिसमें प्रोटीन, जिसमें जो है ना दूसरे मिनरल अच्छे हों और समय जैसे हमें मिले तो हमें साइलेज पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे हम जो है ना जीरी और गेहूं की खेती करते हैं तो 2-3 महीने हमारे पास ज़मीन हमारी खाली होती है, उसमें हम मक्का उगा के उसका साइलेज बना लेते हैं। और वो साइलेज जो बनाते हैं वो छलियों समेत बनाते हैं, कुकड़ियों समेत, दाना जिस टाइम भर जाए उसमें दाना भी रहे हाँ, हाँ, और पौधा भी रहे। हाँ, दाना भी रहे और पौधा भी रहे, उस टाइप का हम बनाते हैं और उससे उसमें हम दाना पशु को कम करके 10-20 रुपये प्रतिदिन हम जो है ना पशु का खर्चा कम कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने लेवल पे डॉक्टर P. कमलासन पिल्लई के मार्गदर्शन में मैंने एक जो है ना अजोला की खेती का भी मैंने प्रयोग किया है जो पशु के लिए बहुत अच्छा लाभदायक है। और ये एक ऐसा घास है जो 7वें दिन फसल देनी शुरू कर देता है और आपको दुनिया में ऐसा कोई घास नहीं मिलेगा जिसमें 25 से 35% प्रोटीन है, मिनरल हैं, विटामिन हैं, सब कुछ है और इसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी बड़ा सस्ता है। ये जो ना 15 डिग्री से 35 डिग्री टेम्परेचर तक होता है। संधू साहब, ये आप चारा भी देते हो, आप पूरा ध्यान रखते हो, लेकिन अगर हमारा पशु स्वस्थ वो कैसे रहे जिससे कि अच्छी तरह दूध दे सके? ऐसा है जी, हम जो है ना अपने पशुओं को 2-3 बार दिन में खुद चेक करते हैं और जो पशु हमें थोड़ा उदास नजर आए, हमें एहसास हो जाता है कि ये पशु स्वस्थ नहीं है, तुरंत उसका हम टेम्परेचर लेते हैं, उसको चेक करते हैं क्या दिक्कत है। और हमारे हरियाणा सरकार का जो पशुपालन विभाग है वो बहुत जो है ना सक्रिय है और हमें जो है ना 24 घंटे तकरीबन वो सेवाएं देता है। तुरंत हम अपने VS को हम कॉल करते हैं, वो हमारी मदद करता है। और इससे ज़्यादा कोई अगर दिक्कत आए तो हमारी लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार की एक यूनिट है अपने करनाल में, वहाँ जो है ना पशु का एक्सरे
और हर किस्म का उसका खून का, पेशाब का, गोबर का परीक्षण होता है। और अगर मैस्टाइटिस का हो तो दूध ले जा कर भी वहाँ उसको चेक कराते हैं। तो वहाँ जो है ना साइंटिस्ट लेवल के लोग वहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ से हमें अच्छा जो है ना इलाज मिलता है। संधू साहब, हमारी जो गाय ब्याने वाली है उसकी क्या विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ब्याने से पहले, ब्याने के बाद, उसका जो कि वो ठीक से ब्या जाए और सही दूध देने लगे? जिस टाइम गाय जो है ना जो ब्याने को होती है, ड्राई होने के तुरंत बाद हम उसको आधा किलो चने हर रोज़, अंकुरित चने हर रोज़ खिलाते हैं। और उसको जो है ना मिनरल मिक्सर की मात्रा उसके दाने में हम बढ़ा देते हैं ताकि, और दाना उसका 3 से 4 किलो तक दाना डेली देते हैं। उसको मैस्टाइटिस वगैरह ना हो उसका बराबर हम ध्यान रखते हैं। और मार्केट में जो अच्छे प्रोडक्ट हैं कंपनियों के, कई हैं जो ट्रांजिट पीरियड में दिए जाते हैं, वो भी देते हैं। यही हमारा जो है ना एक उसको रख रखाव का सिस्टम है। जैसे ही गाय ब्याने को होती है उसको दूसरी गायों से अलग कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास बच्चा देने वाली गाय के लिए मैंने अलग सेट बना रखा है, उसको वहाँ ले जाते हैं। तो दूध का बिक्री का क्या साधन है आपके पास? देखिए, प्रोडक्शन हर आदमी कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि बिक्री की आती है। और मैं सभी किसान भाइयों को जहाँ भी मौका लगता है, मैं सभी को ये संदेश देता हूँ कि आप इतना गोबर में हम रहें, पशुओं के साथ परेशान हम रहें और प्रॉफिट जो ना कोई और लोग कमा जाए। तो मैं औरों को भी कहता हूँ और खुद मैं इसके लिए अपना दूध मैं खुद मार्केट करता हूँ। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले दिन मेरा बेटा मैंने बाबरूपुर मंडी में भेजा आधा किलो दूध लेकर मेरे आड़ती के पास कि भाई आप जो है ना दूध पे यूज करके देखें, क्योंकि हमारे गाय के दूध से लोग यूँ कहते थे गाय का दूध की दही दम जाएगी, मलाई आएगी, लोग बड़े डरते थे। और आज उसके बाद आज मैं 6 से 7 क्विंटल दूध सीधा अपने कंज्यूमर को देता हूँ। पहले मैंने जो है ना मोटरसाइकिल पे ड्रम रख के मेरे बेटे दूध लेके गए, उसके बाद जो है ना मेरा दूध ज़्यादा बढ़ा तो मैंने दूसरी मोटरसाइकिल लगाई, उस पर भी मेरा काम नहीं चला। तो उसके बाद मैंने जो है ना डोर डिलीवरी बंद करके कॉलोनियों का एक पॉइंट मैंने फिक्स किया और मेरी गाड़ी दूध लेके जाती है। हाँ, एक मेरा ये सिद्धांत है पूरा कि लोग यूँ कहते थे कि कोई प्योर दूध देगा ही नहीं, लेकिन हमने ये एक नियम बना लिया कि हमने क्वालिटी से कहीं भी समझौता नहीं करना। और दूध मेरा बेटा लेकर दूध जाता है, हम किसी नौकर को नहीं भेजते ताकि क्वालिटी बरकरार रहे। और आज क्वालिटी के मामले में आप पानीपत की किसी भी पोस्ट कॉलोनी पर जाकर देखोगे या पूछोगे उनसे, तो क्वालिटी के मामले में एक ओम डेयरी का ही नाम मिलेगा। संधू साहब, आपका 500-600 लीटर दूध होता है, इस दूध को आप बेचने में इस्तेमाल करते हैं या और भी कुछ, जैसे पनीर है, चीज़ है, खोआ है, ये भी कुछ बनाते हैं? खुद ग्राहकों की तरफ से एक मांग आई कि भाई आपने दूध तो प्योर दे दिया, दूध के अलावा हम पनीर है, खोआ है, घी है, वो चीज़ें भी यूज़ करते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा, आप वो भी हमें प्रोवाइड करें। तो हमने उसके लिए फिर जो ना पनीर और खोआ भी बनाना शुरू कर दिया, जो हम अपने लेवल पे खुद ही हम बनाते हैं। और हमने खोआ और पनीर भी अपने कस्टमर को उपलब्ध कराया। कई जो शादी में लोग हैं जो प्योर में खाने में विश्वास रखते हैं, तो वो लोग जो है ना उनकी भी हम बुकिंग करते हैं, उनको भी हम खोआ और पनीर जो ना प्रोवाइड करते हैं। देसी घी भी हम लोगों को देते हैं, ये भी हमारा एक सिस्टम है। संधू साहब, आपने पशुपालक के लिए, इस डेयरी के लिए कहीं ट्रेनिंग भी ली है, और जो कि आपका हमने देखा तजर्बा, उसके लिए आपको कुछ इनाम भी मिला है सरकार की तरफ से? मैंने मिल्क प्रोसेसिंग पे और मिल्क टेस्टिंग पे NDRI से ट्रेनिंग ली हुई है। और अभी 1/12/2014 को लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे बेस्ट डेयरी फार्मर के उसमें सम्मानित किया गया, जिसके लिए हमारे जो ना कृषि मंत्री OP धनखड़ जी हैं
उन्होंने हमें 5100 रुपये देकर, सर्टिफिकेट देकर और शॉल देकर अपने हाथों से सम्मानित किया था, और जो एक सर्टिफिकेट भी हमें दिया था। संधू साहब, जैसे मैंने आपसे बात की और आपकी बात से मेरे को ऐसा लगा कि आपको तो बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो आप इस जानकारी को और जो डेयरी पालक हैं उनके साथ मिल बैठ कर के भी कुछ ऐसा करते हैं कि भी हमारे डेयरी पालक को भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो, कुछ आप उनसे सीखें, कुछ आपसे वो सीखें। आज हमने जो है ना श्वेत क्रांति डेयरी फार्मर एसोसिएशन का गठन किया। इसमें हमारे लगभग 200 मेंबर जुड़े हुए हैं। हम जो है ना किसान एक दूसरे के प्रॉब्लम के बारे में एक दूसरे से सीखने के लिए बार बार मीटिंग करते हैं, और हम जहाँ भी कोई पशु प्रदर्शनी पंजाब में हो, हिसार में हो और कहीं भी हो, वहाँ जाते हैं, वहाँ से नई नई जानकारियाँ लेके आते हैं। और हम जो है ना, क्योंकि PDFA के लाइव मेंबर हैं, वो एक बड़ी अच्छी एसोसिएशन है, उसकी पत्रिका भी हमारे पास आती है, जहाँ पर हरे चारे के बीज हैं वो भी हम नए लेके आते हैं। अब पीछे हम जो है ना अपना उत्तराखंड में भी हम गए थे, किसानों ने हमें बुलाया था, वहाँ से भी हमने कुछ अपने विचार रखे, कुछ उनसे लिया। इस तरह के हम वो जो ना करते रहते हैं। अच्छा, आज जो ना दूध की हमें काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन लोगों को पूरा दूध नहीं मिल पाता, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि दूध ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को मिले। पीछे हमने श्वेत क्रांति डेयरी फार्मर एसोसिएशन के माध्यम से चेयरमैन हरियाणा किसान आयोग को लिखा कि आप जो है ना अजोला पे और आयुर्वेदिक पशु चिकित्सा पे जो है ना किसानों को ट्रेनिंग दिलाएं। उन्होंने हमारी दोनों मांगें स्वीकार की। अजोला पर तो NDRI को उन्होंने अधिकृत किया, और NDRI ने 31 जुलाई और 1 अक्टूबर को हमारे यहाँ जो है ना ट्रेनिंग कराई। और हमारी सोच यही है कि भारत में दूध का उत्पादन बढ़े और हर आदमी, क्योंकि दूध ही पूर्ण आहार है, हर आदमी को भरपेट जो ना दूध मिले, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी सोच है। संधू साहब, जैसे आपने पशुपालक के बारे में बताया, आप भी पशु पालते हैं, आपके पशु भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो हम ये सोचते हैं कि आपसे हमारा जो पशुपालक है इस प्रोग्राम को देख कर के कुछ सीखेगा। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और आइए चलते चलते आपको बता दें कल के कार्यक्रमों की एक झलक। हमेशा की तरह आपको दिखाएंगे खबरें खेती की और रहेगी मंडी भावों की जानकारी। लेकिन जो खास कार्यक्रम होगा वो होगा पॉली हाउस में सब्जियों की खेतीबाड़ी के बारे में। कैसे हमारे किसान भाई पॉली हाउस में खेतीबाड़ी कर सकते हैं सब्जियों की और पा सकते हैं मुनाफा। तो इसी के साथ ही हमें उम्मीद है कि तरह तरह की जानकारियों से रचा बसा हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।